जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही गवर्नमेंट को पता है कि लोगों को जो है हमेशा नई अजीब बातों में उलझाए रखो और उनका खून चूसते रहो। तो ये सरकार जो है खटमलों वाली सरकार है। जैसे खटमल होता है, आपकी चारपाई में बैठ जाएगा, कुर्सी में बैठ जाएगा, धीरे धीरे खून चूसता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। गाय भी जानती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में आपको पता लगेगा 100 करोड़ लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। उनको एक कहा जाता है बस तुम जय श्री राम करते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो, सरकार के गुण गाते रहो और कहो जी 5 किलो अनाज मिल गया, हम इस पे खुश हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और हफ्ते भर में जो कुछ बहुत अहम घटनाएं हुई हैं उस पर हम बात करेंगे और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले जनाब रविंद्र कुमार जी से हम बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अब पिछले तकरीबन 1 महीने में सबसे ज़्यादा एक तरह से जो मैं कह सकता हूँ वीडियो देखी गई है वो रविंद्र कुमार जी की देखी गई है और आप लोग बहुत पसंद करते हैं। रविंद्र कुमार जी, आज जो हम बात करेंगे वो महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, कल कितने की थी आज कितने की मिलेगी कोई यकीन नहीं है। पैसे जेब में एक्स्ट्रा लेकर के हमेशा चलें अगर बाइज्जत घर वापस आना है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ है और पुलिस के सामने हमला हुआ है। पुलिस ये कह रही है कि अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ यानी उन्होंने FIR लिखी है, जबकि पुलिस की गाड़ी के ऊपर ही कुछ लीडर्स मौजूद हैं। उसकी तस्वीरें अखबारों में मौजूद हैं और बल्कि अब तो अखबार मजाक करने लगे हैं कि अज्ञात कौन कौन है, लीजिए देख लीजिए। दिल्ली पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़े हुए लोगों की पहचान नहीं कर पा रही है दिल्ली पुलिस। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जांच एजेंसियों के बारे में एक बहुत ही अहम बात की है। आजकल अदालतों की तरफ से इस किस्म की ऑब्जर्वेशन बहुत कम आ रही हैं और लोग उम्मीद एक तरह से छोड़ते जा रहे हैं। शक होने लगा है कि क्या अदालतें भी बिल्कुल क्या एक तरफा काम कर रही हैं, जैसा कि मुस्कुराते हुए गाली दे दो तो आप पे कोई मुकदमा नहीं चलता। इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं। उधर कश्मीर फाइल्स के बाद में एक RRR नाम से आई है फिल्म, उस पर भी बात करेंगे। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि आमतौर पर सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग या अंधभक्त अब ये कहने लगे हैं कि महंगाई कोई इशू नहीं है, इस पर क्या बात करनी है? आपको क्या लगता है, महंगाई इशू है? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण है, जमुना का पानी आप पी नहीं सकते। जमुना के ऊपर से गुजरेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गंदे नाले से बजाते नाजे से आप गुजर रहे हो और वही बदबू आपको जमुना के किनारे जाकर आएगी जो आपको किसी सड़े हुए शौचालय में आती है। और आपको जी इस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सुअरों की तरह हो गए हैं और इसी तरह हमें जो है जैसे सुअर को गंदगी से फर्क नहीं पड़ता तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो महंगाई ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। सरकार ने हमें इसी रूप में बदल दिया है। और जो महंगाई की बात है, देखिए आज मैं हिसाब लगा रहा था, लोग हिसाब को जो महंगाई है उसे माइन्यूटली नहीं देखते। आज के दिन जो LPG गैस है जिस पे आप जो है अपना सामान बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसकी कीमत केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 122 रुपये प्रति किलो कर दी है। वो क्या होता है कि हमने पढ़ा कि 2254 रुपये का सिलेंडर हो गया है, 250 रुपये बढ़ गए। तो 250 रुपये बढ़ने पे आम आदमी सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि इमरान खान की सरकार गिरने वाली है, उधर लगता है कि यूक्रेन में जो बम गिरने वाला है, उधर और कोई खबर आ जाती है अपने सर पे बम गिर चुका, उसका पता नहीं, उसका पता नहीं चलता ना। जैसे जो जेब कतरा होता है वो क्या करता है, 4 जेब कतरे होते हैं, एक आपको इधर से कोनी मारेगा, एक उधर आपका 2 लोग लड़ने लगेंगे, आपका ध्यान बटेगा, तीसरा आपकी जेब काट लेगा। तो ये सरकार जो है जेब कतरों की सरकार है, ये लोगों की जेब काटने में लगी हुई है, भटका करके जेब काट ले बस। जैसे भाई मैं आपको बताऊं, मेरे घर में पाइप वाला गैस है और उसके कभी कभी मैसेज आया करते थे कि साहब 25 पैसे बढ़ गए, 50 पैसे बढ़ गए। कल की ही बात कह रहा हूँ, मैसेज आया 5 रुपए बढ़ गए एक साथ। नहीं, आपको भी पता नहीं। 110% जो है, जो पाइपलाइन आती है PNG हमारे घरों में, उस पे 110% प्राइस बढ़े हैं, 46 रुपए किलो हो गई है वो। जी। ये लोगों को ये सरकार बताती नहीं, प्राइस बढ़ने की कीमत कितनी कीमत बढ़ी, ना अखबार बताता आपको, ना सरकार बताती, ना प्रधानमंत्री का ट्विटर बताता, ना PIB बताती,
कोई आपको नहीं बताता। वो तो जब आप अभी, जैसे मैं अभी रास्ते में पेट्रोल भरवाने गया अपनी गाड़ी में और सीएनजी डलवाने गया, तो पता चला कि पहले मैं 2000 रुपये का कार्ड में पैसे डलवाता था, वो कम से कम 10 बार भरता था। हाँ। अब वो 4 बार में ही खत्म हो गया, क्योंकि जो सीएनजी का रेट है गवर्नमेंट ने 54 रुपये कर दिया। 54 से बढ़ के आज पता चला कि वो 64 रुपये हो गया। यानी कि पिछले 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च में, अभी मार्च पूरा खत्म कल ही हुआ है, तो उसमें सीएनजी के दाम जो है 45 रुपये से बढ़कर 65 रुपये हो गए हैं। बताए 20 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये प्रति किलो। जी। तो ये सरकार का हाल है। और सरकार ने क्या कर रखा है कि वो आपको बरगलाने के लिए कहती है कि देश की हालत बड़ी अच्छी है। देश में जीएसटी की कलेक्शन जो है 1,42,000 करोड़ रुपए आ गई है। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर आप इसका सारा मिजान बिठाएंगे तो ये सिर्फ टैक्स बढ़ाकर किया गया है। अगर सरकार पुरानी दरों पे टैक्स लगा दे तो पता चलेगा कि जो मैं कहता हूँ ये टैक्स कलेक्शन है, ये जो है 90,000 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी 90,000 करोड़ का जो टैक्स वसूलना था, गवर्नमेंट ने उस टैक्स की रेट बढ़ाकर जो है लोगों से एक तरह से 52,000 करोड़ रुपए और लूट लिए हैं। और ये लूट है, ये इसलिए नहीं है कि देश में प्रोटेक्शन बढ़ गई है, देश में सर्विसेज ज्यादा लोगों को या कोई विकास हो रहा है, कुछ नहीं। ये तो ये है कि सीरिन से जैसे कोई खून निकालता है, पहले 5 ml निकालता था, अब वो 50 ml निकाल लेता है। चूंकि उसे लगा हुआ है कि सीरिन तो लगी हुई है, खींच लो, बस पता नहीं चलेगा। और उस बीच आपका जैसे होता है ना, आपका ध्यान भटका, जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही गवर्नमेंट को पता है कि लोगों को जो है हमेशा नई अजीब बातों में उलझाए रखो और उनका खून चूसते रहो। तो ये सरकार जो है खटमलों वाली सरकार है। जैसे खटमल होता है, आपकी चारपाई में बैठ जाएगा, कुर्सी में बैठ जाएगा, धीरे धीरे खून चूसता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस समय महंगाई का हाल ये है कि आप जो है केला खरीदने जाओगे तो पता लगा वो जो है महंगा हो गया है। नींबू खरीदने जाओगे तो वो 300 रुपये किलो हो गया है। अदरक खरीदने जाओगे तो वो 200 रुपये किलो हो गई है। यानी कि 1000 का नोट हो आपकी जेब में और आप अगर घर का 2 दिन का अगर सब्जी लेने जा रहे हैं तो वही पूरी सब्जी नहीं आएगी। बिल्कुल, ये बहुत ही खतरनाक सूरत है। देखिए, एक तरफ तो लोगों की रोजगार खत्म हो रही है, नौकरियां खत्म हो गई, जो लोग रोजगार देने की हालत में थे वो खुद एक तरह से बेरोजगार हो गए, और आमदनी बिल्कुल एक बड़ी तादाद है जो बिल्कुल जीरो तक पहुंच गए। वो कहाँ से जिएंगे, कैसे खाएंगे? ये 5 किलो महीने का अनाज देने का हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर ऐलान कर देंगे साहब आप बढ़ा दिया, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि साहब जीने के लिए, सांस लेने के लिए चलो कुछ थोड़ा सा वक्त और मिल गया। अगर आप गाय को, जानवर को भी सिर्फ अनाज देकर जिंदा रख सकते हो तो वो जानवर मर जाएगा। जी। जानवर को भी खली चाहिए, तेल चाहिए, बिल्कुल। जानवर को भी उसके लिए नमक चाहिए, जानवर को भी गुड़ चाहिए। अगर आप जानवर को भी ये नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। बिल्कुल। और आप आदमी को 5 किलो अनाज पे पालने की बात अगर कोई सरकार सोचती है, और जो लोग 5 किलो अनाज लोग सोचते हैं कि सरकार ने हमारे को बचा लिया है, तो मैं कहूंगा कि उनका जो मानसिक स्तर है वो जानवर से भी कम हो गया है। गाय भी जानती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में आपको पता लगेगा 100 करोड़ लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। उनको ये कहा जाता है बस तुम जय श्री राम करते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो, सरकार के गुण गाते रहो और कहो जी 5 किलो अनाज मिल गया, हम इस पर खुश हैं। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। देखिए, जो इंसान इतना प्रोडक्टिव हो सकता है, जो अपने हजारों लाखों लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, अब वो अपना पेट भरने की चिंता में ही डूबा हुआ है। खुद वो लाइबिलिटी हो गया, वो अपने आप को बोझ समझने लगा। ये बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ये आपने अब से पहले और हमारे कुछ और मेहमानों ने भी केजरीवाल के बारे में ये बात बार बार कही है कि ये आरएसएस की, बीजेपी की बी टीम है। लेकिन ये जो हमला हुआ घर पर, एबीवीपी और जो बीजेपी के कुछ लीडर्स उसमें इन्वॉल्व थे, वो क्या कुछ था? मतलब इसमें और उसमें एक तरह से 2 अलग अलग चेहरे कुछ नज़र आ रहे हैं। इसमें कहाँ कुछ है? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये हमला जो हुआ वो क्यों हुआ? क्या आपस में तय है, कुछ फिक्स मैच है, या वाकई एक दूसरे के खिलाफ है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल ने एक बयान दिया, एक फिल्म आई कश्मीर फाइल, जी, और उस पर बयान दिया कि भाई ये फिल्म ऐसी बात है। उस पर बीजेपी को इशू बनाना था, क्योंकि फिल्म जब आप देखने जाते हैं तो फिल्म में, कोई सीरियल में हमेशा लिखा होता है कि ये फिल्में या इसमें जो घटनाएं दिखाई गई हैं वो काल्पनिक हैं, फिक्शन है। जी। फिक्शन को सच मानने वाला आदमी जो है
यही इस डायरेक्टर की सफलता है कि वो हॉल में जो सेलुलाइट की दुनिया है जिसमें कि अंधेरे में आप कमरे में बैठे हैं और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा स्क्रीन है, उस पर साउंड ट्रैक चल रहा है, तो आप उसमें आत्मसात हो जाए। लेकिन वो पहले ही अपनी हाथ झाड़ चुका है कि काल्पनिक है, और काल्पनिक इसलिए है कि जिस गंजू का सीन दिखाया गया फिल्म में कि उसको मारकर उसके खून के सने चावल उसकी बीवी को खिलाए गए, बाद में उस गंजू का भाई कहता है कि ये खबर बिल्कुल झूठी है। एक रवि खन्ना है जो स्क्वाड्रन लीडर था आर्मी का, उसकी बीवी कहती है जो मेरे पति का चित्रण किया वो गलत है। तो ये सारी फिक्शन है, एक ऐसी आपने एक ट्रीटमेंट किया है जिसमें आपको सच लगता है, लेकिन फिल्म में कोई भी बात सच नहीं है, पूरी फिल्म जो है झूठ है 110%। अब उस फिल्म के बारे में केजरीवाल ने बयान दिया, केजरीवाल ने बयान दिया तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो बीजेपी का युवा मोर्चा है, एबीपी वाले लोग हैं, बीजेपी के जो सहयोगी लोग हैं वो सारे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो मेयर भी थे वो भी वहाँ गए। और इन सब में आप एक बात समझिए, जो तेजस्वी सूर्या है जो जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष है वो एमपी है। नंबर 2, उसको जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। एक तेजिंदर बग्गा है जिसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, और उन वाई और जेड सिक्योरिटी वाले लोगों ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मिली है उसके घर पर हमला किया, और वो हमला उसका घर का नहीं था, सरकारी हमला था। बिल्कुल सरकारी घर पर हमला किया, वहां पर पुलिस थी, वहां पर कम से कम मैं आपको कह सकता हूं 1100 से ज्यादा पुलिस वाले थे, और पुलिस वालों ने जानबूझकर जो है उनके रास्ते में ना आकर, बल्कि उनके सहयोगी, मैं कहूंगा 1100 पुलिस वाले जो थे, अगर उनके नाम पते आप ले लें तो पता चलेगा वो भी प्रदर्शन में शामिल थे, वो भी प्रदर्शनकारी थे, तो वो भी प्रदर्शनकारी है, तो कैसे रोकेंगे? अगर आप फोटो देखो उस गाड़ी का जिसके ऊपर ये प्रोटेस्ट करने वाले लीडर खड़े हुए थे, उसके ड्राइवर की, उसके पुलिस वालों की अगर बॉडी लैंग्वेज आप देखो तो ऐसा बाकायदा महसूस होता है कि वो बहुत ही खुश हैं कि बहुत बढ़िया। मैं तो आपको कह रहा हूँ पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस जिसके पास जो है 1,20,000 लोगों की फौज है, वो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, सारे आईपीएस कार्यकर्ता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिस तेजस्वी सूर्या ने एक मुख्यमंत्री के घर का पहले बैरिकेड तोड़ा, एक उसके सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़े, फिर उसके दीवार पर जो घर की जो गेट है उस पर भगवा रंग पोता, और ये अगर आप यूएपीए की परिभाषा पढ़ेंगे तो सेक्शन 15 ए क्लॉज की जो 5वीं जो धारा है वो ये है कि अगर आप किसी राज्य सरकार की किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं तो आप पे यूएपीए लगना चाहिए। अब सवाल ये है कि एफआईआर लिखती है पुलिस, कहती है अज्ञात आदमी था। अब अज्ञात आदमी कैसे था? तेजस्वी सूर्या को तो अंधा भी पहचान लेके तेजस्वी सूर्या है, इसके साथ इतनी सिक्योरिटी है, ये बीजेपी का अध्यक्ष है युवा मोर्चे का, और उसके बाद जो है वो पुलिस की वैन पर जिसपे पुलिस लोगों को पकड़ कर ले आती है। अब उससे पहले मैं आपको बता सकता हूं कि आज से पहले अगर आप 2014 से अब तक देखेंगे किसी भी प्रदर्शनकारी को पुलिस की जो लोगों को गिरफ्तार करने वाली वैन है उसकी छत पे चढ़ने की अनुमति नहीं। या तो वो रविंद्र कुमार को दे दे कि भाई आप छत पे चढ़ के नारा लगा सकते हो, मेरे को आज पुलिस दे मैं भी लगाऊंगा, लेकिन मेरे साथ वो ट्रीटमेंट होगा कि मेरी जो पसलियां हैं उनमें वो पूरी तरह से जो है अपने डंडे मारेंगे, मुक्के मारेंगे, औरतों को मारेंगे। सगुरा जरफर जो पिंजरा तोड़ वाली लड़कियां थी उनको पुलिस ने कितनी बदहाली से पीटा। जो पुलिस औरतों को पीटती है वो तेजस्वी सूर्या को नहीं पीट पाती, और वो उसको ढूंढ भी नहीं पाती, वो कहती है अज्ञात आदमी है। दिल्ली का जो न्यायालय है वो भी कहता है जी इसकी जांच में जो है, जो कल हाई कोर्ट में जो दृश्य था वो ये था, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कह रहा है कि जी पुलिस को अगर आप नोटिस करोगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। भाई तू विरोध क्यों करेगा? जज का अधिकार है नोटिस करना। यानी अगर इनका बस नहीं चल रहा, हो सकता है पुलिस वाले जाकर उस जज को भी पीट दें, कहें जी हम तेरा विरोध कर रहे हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू हमें नोटिस दे रहा है। तो आज के समय में अगर तेजस्वी सूर्या पर, अगर तेजिंदर लूथरा पर और इन सब लोगों पर अगर आपको मैं ये कहता हूं अगर यूएपीए नहीं लगता तो आप मान लीजिए देश में यूएपीए का दुरुपयोग सिर्फ विपक्षी दलों के लिए होता है, बीजेपी वालों के लिए नहीं होता। और विपक्षी दल को खड़े होकर ये कहना चाहिए, देश की सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए कि इस पे तेजस्वी सूर्या पे यूएपीए लगे, और वो भी और लोगों की तरह जो अदालत के दरवाजे से अपनी जो जमानत है उसकी भीख मांगे, तब जाके पता चलेगा देश में कानून का राज है। कहने में बड़ा अच्छा लगता है देश में कानून का राज है, सब लोग कानून की निगाह में समान है, लेकिन आज के समय में कानून सिर्फ जो है एक तरह से वो वॉच डॉग नहीं है, वो एक पालतू कुत्ता हो गया है बीजेपी का, और वो प्रधानमंत्री के आवास पर और गृह मंत्री के आवास पर बंधा हुआ है। अच्छा, एक बात और है, अब लंबे अरसे से हम आप सभी देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है
तो बाकायदा दिल्ली पुलिस की तरफ से वीडियोग्राफी के लिए कोई असाइनमेंट होता, बाकायदा वीडियो कैमरा नज़र आता कि ये दिल्ली पुलिस की वीडियो है, ये ऐसा नहीं है कि मीडिया के उसमें किसी पर्दे में कुछ करते हो। इनके पास इसकी वीडियो भी तो सारी होनी चाहिए, फिर अज्ञात कहाँ रह गए। आप भूल जाओ सारे मीडिया के फ़ोटो को, सबको इनकी तो अपनी, इनके पास तो अपनी वीडियो होनी चाहिए। आप देखिए आज के समय में केंद्र सरकार ये बता सकती है कि मैं और आप अपने घर में कहाँ घूम रहे थे। जी मैं किस समय में टॉयलेट में था, तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से बता सकते हैं ये आदमी इस समय टॉयलेट में था, ये आदमी इस समय बेडरूम में था, ये आदमी इस समय जो है गाड़ी में बैठा हुआ था। तो आज के दिन सर्विलेंस की ये व्यवस्था है। बिल्कुल। तो तेजस्वी सूर्या जो Z+ सिक्योरिटी का आदमी है, जिसके ऊपर कम से कम 56 पुलिस वाले एक साथ उसकी सुरक्षा करते हैं, तो उन्हें नहीं पता ये आदमी कहाँ था। ये तो प्रोटेक्टेड आदमी को ढूंढना जो है, ये तो ऐसे हो गया कि जैसे मोदी जी के घर को अगर इसी तरह का प्रदर्शन हो जाए तो आप समझिए भीमा कोरेगांव वाले लोग आज भी इसलिए बंद हैं, उन पे यूएपी इसलिए लगा हुआ है कि उन पे आज तक जमानत नहीं मिली। जी। तो आप समझिए देश में 2 कानून है, एक कानून बीजेपी वालों के लिए, आरएसएस वालों के लिए, विश्व हिंदू परिषद वालों के लिए, एक कानून बाकी लोगों के लिए। और इसलिए इसकी वजह से लोगों को लगता है कि देश में अदालतों के पास जाते हैं तो अदालत में वो जज साहब बैठे हुए हैं, एक चंद्रधारी सिंह, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा हद से अगर आप अपराध करते हैं तो वो अपराध नहीं है। तो चंद्रधारी सिंह का एक नागरिक सम्मान होना चाहिए कि ऐसा जज हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वहां भी भेजा जाना चाहिए। नहीं, अगर वहीं खड़ा हुआ आदमी, कोई आदमी वहीं पर अदालत में खड़ा होकर के मुस्कुरा करके जज को ही गाली दे, कह सकते हो आप तो जज साहब हाँ देखो क्या मूर्ख बैठा है, हंसना, हंसने को एक तरह से हमने प्रमाण पत्र बना दिया है। क्योंकि जब आपकी बुद्धि काम नहीं करती, भ्रष्ट हो जाती है, तो आदमी को लगता है, जैसे मुझे एक चुटकुला याद आता है कि एक बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने एक पड़ोसन के शीशे को तोड़ दिया। तो उसकी माँ निकल के आई और जिसका घर तोड़ा वो उसकी माँ से बोली देखो इन्होंने मेरा शीशा फोड़ दिया। कहती है जी पागल है, बच्चा है खेल रहा है इसलिए तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद बच्चे ने अपने घर का शीशा तोड़ दिया। तो वही माँ बाहर निकल के आई, उसकी चूतड़ों पे उसने 2 डंडे मारे और बोली हरामी तूने जो है पड़ोसन का तोड़ना था, घर का क्यों तोड़ दिया। तो ये जो है बर्ताव अगर कोई न्यायाधीश करता है उसकी बुद्धि ऐसी विवेकहीन हो जाती है, अंधा हो जाता है। न्याय की देवी अंधी होती है, न्यायाधीश अंधा नहीं होता। लेकिन अगर न्यायाधीश भी कहे मैं भी अंधा हूं तो आप समझ लीजिए देश में कानून का क्या हाल है। और उसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ चंद लोगों पे है जो उच्च न्यायालय में बैठे हैं, उच्चतम न्यायालय में बैठे हैं। उन्हीं को सोचना चाहिए कि हम इन लोगों को कैसे ठीक करें। नहीं, मैं एक बात ये भी कह रहा हूं कि अब के बाद जजों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई भी उनकी अदालत में आकर के उनके मुंह पे हंस करके गाली दे दे। मैं कहता हूं औरों के नहीं जा सकते, सिर्फ आप चंद्रधारी सिंह की अदालत में तो जाके कर सकते हैं। कोई भी जाके हंसता हुआ जो वकील जाएगा उसको जमानत मिल जाएगी, जो वकील रोता हुआ जाएगा सीधे मुंह से जाएगा उसको नहीं मिलेगी। देखिए हमारा बुनियादी तौर पर यह मकसद कतई नहीं है कि अदालतों की अवमानना करें, लेकिन अदालतों में क्या कुछ हो रहा है इस पर सोचने समझने की, गौर करने की बहुत ही ज़रूरत है। और ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि जज के या अदालत की इज्जत के बिल्कुल बरखिलाफ एक इस किस्म की बात हो रही है, तो ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है। अच्छा, मैं अब आता हूँ एक और अदालत की ही बात इत्तेफाक से हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने जांच एजेंसियों पर एक तरह से उंगली उठाई है। ना सिर्फ उंगली उठाई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कुछ बोलता है तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलता है। सीबीआई के बारे में ख़ास तौर पर लोगों को शिकायत रहती है कि वो सियासी टूल के तौर पर, औजार के तौर पर काम करते हैं। आप वो टिप्पणी क्या है और आपकी इस पे क्या राय है? देखिए मेरी राय है, मेरी राय आज से नहीं है। मैंने जब से होश संभाला है और जब से मैंने अदालतों में पीएल डाली है, मैंने देखा है कि सीबीआई ने मेरी हर एक भी ऐसी नहीं मिली, हर मेरी पिटीशन पर उन्होंने विरोध किया। मेरी हर पिटीशन को कहा सरमाइसिस है, कंजेक्चर है, इमेजिनेशन है, यानी झूठी है और इन्होंने मनगढ़ंत कहानी दी है। और मैं हर एक में जीता हूँ। यानी JMM ब्राइबरी केस जिसमें नरसिम्हा राव और बूटा सिंह को सजा मिली, जो दुनिया का एक चर्चित मुकदमा है, वो जब मैंने डाला तब भी सीबीआई के रुख था। और मेरी पहले दिन से धारणा है, आज मेरी धारणा नहीं है। मैं कहता हूँ सीबीआई चोरों के हाथ में है, मैं कहता हूँ ईडी चोरों के हाथ में है, NIE चोरों के हाथ में है, CBDT चोरों के हाथ में है। क्योंकि जितने भी अफसर हैं वो ईमानदार अफसर नहीं है, वो कानून के हिसाब से नहीं चलते। वो चलते हैं कि होम मिनिस्टर क्या कहता है,
कैबिनेट सेक्रेटरी क्या कहता है, देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है, और मैं इन सब बातों में भागीदार रहा हूं, मेरी आंखों के सामने बात हुई है। अब ये जो ओकेजन था जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी भाषण दे रहे थे, वो डीपी कोहली जो कि सीबीआई के पहले संस्थागत यानी 1965 में डायरेक्टर थे, तो उनकी स्मृति में एक ये लेक्चर हर साल होता है सीबीआई का। कल ये विज्ञान भवन में हुआ, तो वहां उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं की साख जो है दाव पर है, क्योंकि अदालत में वो रोज देखते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। आज भी ईडी के बारे में आया कि ईडी में केस चल रहा था, कल झाड़मारी के भाई तुमने प्रॉपर्टियां जो है लोगों की सीज क्यों कर ली, और हम इन तुम्हारे अफसरों को बुलाएंगे, उन्हें कंटेम्प्ट में हॉल अप करेंगे। तो आप देखिए, जब हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या बाकी सब लोगों को जो इन विभागों से कभी भी संपर्क में आते हैं, तो पता चलेगा ये उतने ही भ्रष्ट हैं जितने और सरकारी विभाग हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक अम्ब्रेला, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि उसकी जो इनकी मर्यादा बनी रहे। जैसे अमेरिका में निगरानी कर सके, निगरानी भी कर सके और सटीक काम हो। जैसे एफबीआई को अमेरिका में बड़ी पावर है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकती है एफबीआई। हिंदुस्तान में सीबीआई की हिम्मत नहीं है। हिंदुस्तान में सीबीआई को जॉइंट सेक्रेटरी अबव को गिरफ्तार करने की भी अनुमति नहीं है। अच्छा। ये लोगों को कानून नहीं पता होता, क्योंकि कानून अचानक हल्ला गुल्ला में पार्लियामेंट में पास हो जाता है और बाकी लोगों को पता नहीं चलता, अखबार में आती नहीं। जी। तो आप समझिए सीबीआई हुई, ये सारी एजेंसियां जो है सरकार के पिल्लों की तरह है। वॉच डॉग होना चाहिए था इन्हें, लेकिन ये पेट डॉग बन गए। ये इसलिए गलती है, लेकिन एनवी रमन्ना ने की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ बताती है कि इन सब एजेंसियों का चरित्र, चाल, चेहरा और इनकी हरकतें क्या है। और इसीलिए जो है देश की जनता का विश्वास ना इन एजेंसियों पर आज के समय कोई नहीं कहता अब जी सीबीआई को दे दो। पहले हम कहते थे सीबीआई को दे दो, अब पता है जी सीबीआई को दे दो तो ये और मामला ड्रैग हो जाएगा। जी। अब तो अपराधी कहते हैं मेरा केस सीबीआई को दे दो। जी। अपराधी कहते हैं मेरा केस जो है एनआईए को दे दो। मतलब वो इसलिए कहता है कि मैं वहां तो मैनेज कर लूंगा। नहीं, वहां तो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी वाले हमेशा कहेंगे हमारी जो है एजेंसी का काम जो है, जैसे राजस्थान में कोई क्राइम हो जाए तो तुरंत कहेंगे जी सीबीआई को दे दो। हाँ, वो ये नहीं चाहेंगे कि अपोजिशन पार्टी के स्टेट वाली कोई एजेंसी करे। बस। तो इसका मतलब ये समझो कि अगर आपको एजेंसी की निष्पक्षता पे यकीन होता तो आदमी को कानून से डरना चाहिए और कानून को लागू करने वाली संस्था से डरना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो तो कहता है तो अपना यार है, क्या दिक्कत है। जैसे आदमी कहे जी मैंने मर्डर किया लेकिन मेरा दोस्त तो जो है फलाने थाने में है, तो मेरा केस वहां ट्रांसफर कर दो। जी। अगर आईपीसी में अरेंजमेंट हो जाए कि आप जो है जहाँ क्राइम हुआ है उसकी जगह दूसरा कोई थाना उसकी जांच कर सकता है, तो आपको पता लगेगा 100% जो है लोग कहेंगे जी हमारे केस को ट्रांसफर कर दो। जी। क्योंकि लोगों को आज के समय में कानून पे यकीन नहीं, अपनी जहां सेटिंग होगी वहां जाएगा। बिल्कुल। ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए, अगर अपराधी को सजा ना मिले वो गलत है, और जिसने अपराध नहीं किया वो सजा भुगते वो भी गलत है। इंसाफ तभी है जब वाकई जिसने इंसाफ होना चाहिए और दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखना ना हमारे इंसाफ होता ना दिखता, और इंसाफ नाम पे जो है एक पर्चा सा मिल जाता है आदमी को कि अदालत का फैसला है, इसे आप लगाओ थोड़ा सा इस पे शहद और चाटते रहो। ये शहद चाटने वाली बात है, वो आपने बहुत ही दिलचस्प कही। शहद किसको दिया जाएगा, कौन पहुंचेगा, कौन लेगा, ये एक अपने आप में। अच्छा, कश्मीर फाइल्स पर जो चर्चा चल रही थी उस बीच में ये RRR ये क्या चीज़ है? क्योंकि कश्मीर फाइल्स पर तो हमारे दर्शकों ने बहुत सी चीज़ें समझ ली, देख ली। नफरत का बाजार पूरी तरह से गर्म किया गया और बाकायदा हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं उस हीट को, उस गर्मी को। अब ये RRR क्या है? ये देखिए, RRR को मैं कहूँगा जैसे खुदा ने जैसे खुदाई हथौड़ा होता है ना, वो कश्मीर फाइल पर बीजेपी के सर पे पड़ गया। अच्छा, इन्होंने कश्मीर फाइल बनाई, बताया जी बड़ी प्रसिद्ध फिल्म है, 200 करोड़ की से आमदनी कर ली। उसकी जगह जो है RR यानी राजा राम राजू, ये RR उससे बना है, राजा राम राजू, RR 3R। हाँ, राजा राम राजू जो है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। गॉड जो आदिवासी हैं उनका वो आज के समय में देवता है। उसने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और हैदराबाद का निजाम था उससे भी लड़ी, और उसने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। उसको लोग पूछते हैं, उसकी मूर्तियां हैं वहाँ। तो उस पर जो है फिल्म जो है राजा मौली ने जो बनाई है, जिन्होंने 12 फिल्म बनाई है, 12 की 12 सुपरहिट है। अच्छा, 12 की 12 उनकी सुपरहिट है। तो उन्होंने फिल्म बनाई, तो इस फिल्म ने जो है पिछले 9-10 दिन में 1100 करोड़ रुपए कमा लिया। अच्छा। इसमें कश्मीर फाइल्स पर हथौड़ा क्या है? ये हथौड़ा ये है कि अब तक बीजेपी वाले कहे थे अब तक की सबसे सफल फिल्म है। अच्छा। तो सफल फिल्म तो पता लगे चूहा बन गई।
कहाँ हाथी कहाँ चूहा, जी, तो वो ट्रैक खत्म हो गया। हाँ। दूसरा ये था कि जो कश्मीरी फाइल है वो हिंदू हार्टलैंड में चल रही है। हाँ। और वो भी वहां चल रही है जहाँ बीजेपी की सरकार है और जहाँ उसको टैक्स फ्री किया गया है। जी। और वहां पर आप देखेंगे तमिलनाडु में कश्मीर फाइल, वहां भी कई जगह की वीडियो ऐसी आ रही है कि बाहर हाउसफुल लगा रखा है, हॉल खाली है, हॉल खाली है, टिकटें जो है ये बीजेपी का फंड है, इस्तेमाल हो रहा है। टिकट वाले के जो दिखाते हैं, जैसे टिकट खरीद लिए और हाउसफुल दिखा दिया, जैसे राम रहीम की फिल्में आती थी, हाँ। मैसेंजर ऑफ गॉड, हाँ। वो हॉल खाली होता था, बाहर बर्गर आप जाओगे तो पकड़ के ले आते थे अंदर, चलो फिल्म देख लो, एक बर्गर भी मिलेगा और एक पेप्सी भी मिलेगी और पॉपकॉर्न भी मिलेंगे फ्री खाने के लिए, तो आप कम से कम हॉल भर लो, तब भी हॉल नहीं भरता था। वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के बाद, तो 200 करोड़ दिखाने के बाद भी जिस फिल्म को ये चलाना चाहते थे ना, वो केरल में चली, ना कश्मीर में दिखाई गई अभी तक, ना तमिलनाडु में चली, ना आंध्र प्रदेश में चली। और इस फिल्म के बारे में जो कहते हैं हमने टैक्स फ्री कर दिया, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जीएसटी भी वसूल रही है। तो यानी ये घालमेल है, इन्होंने एक फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बनाकर हिटलर की तरह दिखाना चाहा, लेकिन जनता को जो पसंद आई वो आरआर पसंद आई। अभी आप समझिए ये आरआर किस पे है, जय भीम किस पे है? जय भीम बनी है आदिवासियों के अत्याचार पे। आरआर किस पे बनी है? ये आदिवासियों पे अत्याचार पे। यानी इस देश का इतिहास ये है कि आदिवासियों पर हमने अत्याचार किया, हमने SC ST पे अत्याचार किया, हमने OBC पे अत्याचार किया। अभी 17 फिल्में और आ रही हैं अच्छा। इसी तरह की, आदिवासियों पे, गरीबों पे, मजलूमों पे अत्याचार की। और वो सारी फिल्में एक चेतना को जगाती हैं कि आदिवासियों पे सबने जुल्म किया है, सवर्णों ने जुल्म किया है, SC ST पे सबने जुल्म किया है और OBC पे सबने जुल्म किया है। अभी इस फिल्मों की रिलेवेंस क्या है? रिलेवेंस ये है, इस समय सेंसस हो रहा है, RSS का एक अभियान है कि सारे लोग, आदिवासी कहें हम हिंदू हैं, SC ST कहें हम हिंदू हैं, OBC कहें हम हिंदू हैं। तो अब ये फिल्में जो आएंगी, चेतना जगेगी, उससे आदिवासी कहेंगे हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। RSS वाले, देखिए मैं अभी कल बात कर रहा था अपने एक मेहमान से, वो इत्तेफाक से नागपुर से ही हैं, और उन्होंने बताया कि मैं एक बिल्कुल नंबर 2 लेवल के किसी संघ के लीडर से बात कर रहा था, और ये कहता अब तुम क्या कर रहे हो, क्या कुछ है? तो उसने कहा कि अब हमें दलितों में काम करने की जरूरत नहीं, वो तो हिंदू हो गए। अब मैं वही तो कर रहा हूं, ये फिल्में उस चीज को दोबारा उभारेंगी। और इसीलिए बीजेपी तमिलनाडु में अगर कभी राज करने का सपना देखती है तो मैं कहूंगा ये ऐसी फिल्में बनेंगी तो 100 साल तक ये नहीं आ सकती, केरल में 100 साल तक नहीं आ सकती। तो ये बीजेपी उन फिल्मों को रोक नहीं पा रही है, क्या है वो? ऐसा है, मेरी यही सवाल मुझे किसी ने जवाब कहा कि ये सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दी। तो लोगों को नहीं पता, सेंसर बोर्ड रीजनल सेंसर बोर्ड है। एक तमिलनाडु का सेंसर बोर्ड है, केरल का सेंसर बोर्ड है, एक जो है जैसे लैंग्वेज के साथ, तो वहीं फैसला वहां के लोग जो है आज तमिलनाडु में 90% जो है SC ST लोग हैं पॉपुलेशन, तो सारे लोग वो बनेंगे। तो वही लोग उनको पास करते हैं, उन्हीं की दिल से लगी हुई है, इसे केंद्र सरकार नहीं रोक सकती। और इसीलिए जो सारी फिल्में आ रही हैं, कश्मीर फाइल आई थी लोगों को हिंदू बनाने के लिए कि आप आदिवासी नहीं हो, आप मुसलमान को छोड़कर बाकी सबों को कहेंगे, जैनियों को भी कहेंगे तुम हिंदू हो। ये फिल्में उनके अंदर जातिगत भावना, उनके पास जो अत्याचार हुआ हजारों साल से, जो उनकी मानसिकता में भरा हुआ है कि हमारा शोषण हुआ, आज भी हो रहा है। आदिवासियों की जमीन और जंगल जमीन और जल को लिया जा रहा है, उसकी चेतना जगाती है। और चेतना जगाएगी तो वो कहेगा हम जो है हिंदू नहीं है, हम तो आदिवासी हैं। संघ का पूरा अभियान, बीजेपी का अभियान ये है कि ये इस साल में जो जनगणना हो उसमें आप लिखो अपने को हिंदू। और ये जो फिल्में आ रही हैं, RR आ रही है, शूद्र आ रही है, जय भीम आ रही है, अभी और आ रही हैं 17 फिल्में अभी अगले 2 महीने में रिलीज होनी है। ये फिल्में उनको सिखाएंगी कि तुम्हें जनगणना के टाइम भरना है कि हम जो है आदिवासी हैं, हम जो है शेड्यूल कास्ट हैं, हम जो है OBC हैं। जब आप वो लिखेंगे तो बीजेपी का और RSS का जो मंसूबा है, जो कश्मीर फाइल के माध्यम से शुरू किया था, कश्मीर फाइल के बारे में एक बड़ी बात बताऊं, किसे बनाई है कश्मीर फाइल? ये जी सिनेमा वालों ने बनाई है जी। अच्छा, ये जी सिनेमा से फाइनेंस हुई है। ये जी स्टूडियो की कारनामात है। और ये कौन सा जी स्टूडियो है? जिसने की JNU में जब कन्हैया कुमार का वो आंदोलन चल रहा था, तब इन्होंने फर्जी डाला, 12 तेरे टुकड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जी सिनेमा वाले के यहाँ लैब में वो शब्द डाले गए और 12 तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पुलिस ने भी कहा, IB ने भी कहा कि ये सारे टुकड़े जो है, ये सारी वॉइस ओवर जो है, ये जो इसमें अडल्ट्रेशन हुई है, वो जी वालों ने की है। जी वालों ने, और जी वालों पे अभी तक UAPA नहीं लगा, जैसे तेजस्वी सूर्या पे नहीं लगा। तो आप समझिए, जिन पे तेजस्वी सूर्या, जी वाले और ये चौधरी जो बांगा एंकर है, इन पे UAPA जब तक नहीं लगेगा, आप मान लें इस देश में कानून का राज नहीं है, इस देश में भेड़ियों का राज है, इस देश में बेईमान और ऐसे लोगों का राज है जो इस देश की जनता को बांटकर खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत ही अहम बात बताई रविंद्र कुमार जी। आपसे बात करने में हमेशा
बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत गहराई से आप बताते हैं। इसमें जो आपने बताया कि कश्मीर फाइल हिंदू बनाने के लिए सबको आई, और अब ये दूसरी फिल्में आ रही हैं जिसमें जय भीम और RRR, इस किस्म की जितनी फिल्में और जो और आ रही हैं, उन्हें ये चेतना जगाने के लिए आ रही हैं कि जो हिंदू नहीं है, जो OBC हैं, SC ST हैं, या दूसरे जो दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, वो अपने आप को हिंदू नहीं बल्कि अपनी जाति बताएंगे, अपनी पहचान बताएंगे। तो ये बीजेपी का जो लार्जर प्लान है उसमें एक तरह से जो नुकसान होने की बात उनकी नज़र से, लेकिन हकीकतें छुप नहीं सकती। नफ़रत से कब तक आप मुल्क चलाएंगे, कब तक लोगों को, भूखे लोगों को नफ़रत की आग में जलाते रहेंगे, ये मुझे लगता है कि फिर पूरे देश को सोचने समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। और रविंद्र कुमार जी जैसे लोग जो हैं वो लोगों की चेतना जगाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार अलग अलग राय आपके सामने पहुंचाता है, और इसमें कोशिश यही है कि देश को आगे बढ़ाने, तरक्की करने के लिए, और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनको ज़रा उनकी पहचान कराना लोगों के सामने बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, हमें आपने समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।